नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर। यानी कि बात करें भारत में इस वक्त जिस तरह से बंगाल और तमिलनाडु में सियासी घमासान जारी है, आर या पार का खेल है आज, क्योंकि प्रचार आज थम जाएगा। साथ ही साथ आज राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे भी मनाया जा रहा है। और बात करें ईरान, यूएस और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष की, तो शांति वार्ता को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तो आइए मिड डे प्राइम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बढ़ा सियासी पारा। सिलीगुड़ी में अमित शाह ने ममता सरकार पर साधा निशाना। टीएमसी की ओर से सीएम ममता बनर्जी का ताबड़तोड़ प्रचार। तमिलनाडु के लिए भी आज थमेगा चुनावी शोर। चुनावी घमासान के बीच बंगाल के कोलकाता पोर्ट क्षेत्र में तनाव के बाद एक्शन। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प के मामले में 3 एफआईआर हुई दर्ज। अठारहवें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया संबोधित। नई आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ते भारत के लिए सिविल सेवकों की भूमिका को बताया अहम। महिला आरक्षण बिल को लेकर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के साथ आक्रोश मार्च पर महिलाएं। योगी ने कहा, महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष का चेहरा हुआ बेनकाब। कांग्रेस सपा को बताया पूरी तरह महिला विरोधी। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, डील नहीं तो तबाही तय। सीज फायर कल हो रहा है खत्म। और आइए सबसे पहले बात करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। बंगाल में पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा। इनमें उत्तर बंगाल के 8, दक्षिण बंगाल के 3 व जंगल महल अंचल के 5 जिले शामिल हैं। मुर्शिदाबाद की 22, कूच बिहार की 9, जलपाईगुड़ी की 7, अलीपुरद्वार की 5, कलिम्पोंग की 1, दार्जिलिंग की 5, उत्तर दिनाजपुर की 9, दक्षिण दिनाजपुर की 6, मालदा की 12, बीरभूम की 11, पश्चिम बर्धमान की 9, पूर्व मेदिनीपुर की 16, पश्चिम मेदिनीपुर की 15, झारग्राम की 4, पुरुलिया की 9 व बांकुड़ा की 12 सीटें शामिल हैं। पहले चरण में कुल 1478 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदाताओं की कुल संख्या 3,60,77,171 है। पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में है। तो पहले चरण का थमेगा प्रचार। पश्चिम बंगाल की बात करें तो दार्जिलिंग जिले में स्थित कुर्सियांग में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बंगाल से ममता सरकार की विदाई का दावा किया। साथ ही टीएमसी और कांग्रेस के द्वारा गोरखा समुदाय के साथ की नाइंसाफी का जिक्र करते हुए वादा किया कि बीजेपी सरकार बनते ही सबके चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। और मैं आज ढेर सारी उत्तर बंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लिए बात करूंगा, मगर सबसे पहले एक बात करने आया हूं कि बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो,
ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे। कांग्रेस, टीएमसी, ये सब ने दार्जिलिंग के साथ भी अन्याय किया है और मेरे देशभक्त गोरखा भाइयों के साथ भी अन्याय किया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया, उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर और जगतदल तथा कोलकाता के जोरा सांको में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। तो ममता बनर्जी का भी धुआंधार प्रचार जारी। खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और राज्य की जनता अब बदलाव के मूड में है। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी सरकार का जाना तय है और पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रचंड जीत दर्ज करेगी। टीएमसी का अंतिम घंटा बज चुकी है, जाने का समय आ गया है। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ममता बनर्जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। पार्टी चला गया एंटी सोशल्स के हाथ में। एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग सब कर रहे हैं कि जो करप्टेड लोग हैं, तो इसलिए इनको विदाई निश्चित है। जनता उसी तरफ देख रही है। पश्चिम बंगाल देश का ऐसा राज्य है जहां बर्फीली वादियों से लेकर बंगाल के उपजाऊ मैदान और समुद्र के तटीय इलाके शामिल हैं। यहाँ की सियासत में पहाड़ और मैदान के मुद्दे अलग अलग हैं। पहाड़ी मुद्दे क्या है, इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने कर्शियांग इलाके से एक छोटे से गांव में। कि ये पहाड़ी इलाका है, चूँकि यहाँ पर पानी का सोर्सेज भी कम रहता है, लेकिन फिर भी पानी की बहुत समस्या है। ये लगातार कई सालों से, वर्षों से ये समस्या लगातार चली आ रही है। क्योंकि गर्मी के सीज़न में, मौसम में तो और भी स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि लोगों को पानी कहीं से भी खरीद के लाना पड़ता है। इधर में अच्छा से स्कूल नहीं है, कॉलेज, वो जो हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, ठीक है, एजुकेशन में बैक है। और हमारा इधर में जो समस्या तो है, वो समस्या से ऊपर फिर और प्रेशर होता है ना, प्रेशर तो होता ही है ना, वो प्रेशर से हम लोग बहुत नाराज है अभी। पहाड़ में हाँ सेफ है, मतलब पढ़ने लिखने के बाद मतलब काफ़ी मतलब तकलीफ, सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। मतलब पहाड़ वाले को लोग बहुत दिक्कत है वहाँ जाके, टॉर्चर, मतलब हाँ बोलते कि तुम लोग नेपाली हो, वो तो हम लोग गोरखा ना, तो ये चीज़ में बीच में हुआ भी था। मतलब यहाँ पे हम लोग का अम्बुटिया है जो बंद है अभी। इट्स लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस टी गार्डन्स यहाँ पे, लेकिन वो अभी बंद है बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द लेबरर्स एंड द मैनेजमेंट। और मिसकम्युनिकेशन हो रहा है आपके वेज को लेके। अभी जितने भी ईयर्स बीत रहे हैं उसमें 270 तक तो आ गया है, 276 तक तो आ गया, बट फिर भी अभी की इकोनॉमी में मतलब 270 इज़ नॉट इनफ। बहुत अच्छा है, सुविधा है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब पढ़ने के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है करने का। एजुकेशन बहुत है, लेकिन पढ़ने के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। कौन फील्ड में काम करेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है करने का। कोई व्यवसाय नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव अपने पूरे रंग में है। हर पार्टी जनता तक पहुंच बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन जनता के मन में क्या है ये जानने की कोशिश की संवाददाता नीरज सिंह ने झाड़ग्राम के लोगों से। चुनाव को लेकर यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, देखिए झाड़ग्राम से ये रिपोर्ट। झाड़ग्राम के रविंद्र पार्क में हम पहुंचे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह के इश्यूज हैं, किस तरह के इनके मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं चुनावों को लेकर, किस तरह की सरकार सोच रहे हैं। यहाँ पूरे झाड़ग्राम की अगर बात करें, आपको क्या लग रहा है, कौन कौन सी परेशानियाँ हैं? इधर तो बहुत कुछ का परेशानी है। इधर देखिए रास्ता घाट, वयस्क का भाता भी नहीं मिला है, लक्ष्मी भंडार दे के वो चमका के रखा है। यहाँ पे कुछ काम पाम ऐसा कुछ काम होता नहीं है। यहाँ का मैक्सिमम आदमी झारखंड चला जाता है। रोजगार यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। बिजनेस करने जाइएगा अभी तो आपको यहाँ पे सबको हफ्ता देना पड़ता है। टीएमसी दादा लोगों को कुछ भी, आप एक तो छोटा भी काम करने जाइए, आप घर भी बनाने जाइएगा, अपना पैसा से भी उन लोगों को हफ्ता देना पड़ता है यहाँ पे। कि ये जो गवर्नमेंट चल रही है पूरी डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट है। ये जितना हम लोग का सेंट्रल का जितना योजना है यहाँ चलने नहीं देती है। टोटली फेल गवर्नमेंट है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे परिवर्तन चाहिए। बांग्लादेश से जितना अनुप्रवेशकारी लोग आते हैं उनको यहाँ पे
रहने के लिए लोग पनाह देते हैं, उनका फर्जी वोटर कार्ड, आई कार्ड बना देते हैं। एक्चुअल जो यहाँ का रहने वाले हैं वो लोग अपने हिस्सा से वंचित होते हैं। ममता बनर्जी जनजाति आदिवासी लोगों के लिए कुछ नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे जो आदिवासी लोगों के जो एजुकेशन स्कूल है, विश्वविद्यालय, कॉलेज है, उसको पूरी बंद करके रखा हुआ है। ना कोई टीचर है, कुछ नहीं है, वो पूरा सिस्टम बिगड़े हुए है और करप्शन में पूरा बंगाल भर गया है। ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो इनकी बेहतरी के लिए काम करे, झाड़गांव के विकास के लिए काम करे। मुझे और मेरे कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा को दीजिए इजाज़त। फिर पश्चिम बंगाल के किसी और ज़िले से लोगों का हाल और उनकी आवाज़ हम आपको सुनवाएंगे। और इस बीच पश्चिम बंगाल में कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच हुई झड़प के मामले में कोलकाता पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं। इन 3 अलग अलग एफआईआर में से एक बीजेपी द्वारा, एक टीएमसी द्वारा और एक पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज की है। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पोर्ट क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थकों को आपस में ये भिड़ गए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। तो 3 अलग अलग एफआईआर फिलहाल दर्ज हो चुकी हैं कोलकाता पोर्ट क्षेत्र में इस पूरी झड़प के बाद। तस्वीरें बयां हैं कि किस तरह से दोनों गुटों के बीच आपस में झड़प हुई और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए लाठीचार्ज किया और फिर 3 एफआईआर दर्ज हुई। और आइए कोलकाता का रुख कर लेते हैं। सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे बीच जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे पहले सवाल यही कि चुनावी सरगर्मियों के बीच जिस तरह से राजनीतिक पारा बढ़ रहा है, ऐसे में झड़पें भी बढ़ रही हैं। ये जो पूरा मामला हुआ है, इसको लेकर अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है और किस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से इस वक्त सख्ती बरती जा रही है कि बस बहुत कम समय बचा है वोटिंग में, ऐसे में इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो ना हो? अजय जी, देखिए, कल रात को कलकत्ता पोर्ट जो टीएमसी के मियां और फिराद हाकिम का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर जो घटना घटी, वो मामला ये था कि वहां पे राकेश सिंह बीजेपी के उम्मीदवार वो रैलीज कर रहे थे। इकबालपुर का इलाका था और इकबालपुर में एक विशेष समुदाय का दबदबा है, वहां पर उनका ज्यादा निवास है और उसी समुदाय में से जो लोग टीएमसी के सपोर्टर्स हैं, वह ये बीजेपी का आरोप है कि उनके तरफ से भड़कालू बयान आने लगे और जिसके चलते दोनों तरफ में झड़प शुरू हुआ। पुलिस का ये कहना है कि दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता थे वो जब आमने सामने हो गए तब उनको तितर बितर करने के लिए उनको लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन पुलिस के खिलाफ भी ये आरोप है कि पुलिस ने चुन चुन कर बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर ज्यादा हमले किए। बीजेपी का जो उम्मीदवार है राकेश सिंह, वो खुद घायल हुए। इस मामले में 3 कंप्लेन दर्ज किए गए हैं, एक बीजेपी की तरफ से, एक तृणमूल की तरफ से और तीसरा पुलिस ने खुद सुओ मोटो एक कंप्लेन दर्ज किया। यहाँ पे 9 लोग अरेस्ट हुए हैं। लेकिन पूरा मामला लेके, ये दक्षिण कलकत्ता का एरिया है, आप दक्षिण कलकत्ता देख लीजिए, उत्तर कलकत्ता देख लीजिए। कल इंटाली में रेखा गुप्ता आई थी, दिल्ली की सीएम, और उनकी जो रोड रैलीज चल रही थी तब उसके चलते लोड शेडिंग हो गया। जो राज्य की सीएम खुद बोलती है कि उन्होंने अपने 15 साल के शासन में अपना सबसे बड़ा काम मानती है कि राज्य में अब लोड शेडिंग नहीं होता। उसी सीएम अब कलकत्ता में जो पश्चिम बंगाल की राजधानी मानी जाती है, उसी में वीआईपी दिल्ली के मुख्यमंत्री आती है, उनकी रोड रैली चलती है और अचानक से हर स्ट्रीट लाइट कैसे ऑफ हो जाती है, ये सवाल उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके भाजपा ये कहना है कि कलकत्ता बंदर का देख लीजिए या फिर आप एंटाली का देख लीजिए, उत्तरी कलकत्ता देख लीजिए, दक्षिणी कलकत्ता देख लीजिए, उत्तरी जिला देख लीजिए, दक्षिणी जिला देख लीजिए, जहां भी देखेंगे वहां पे भाजपा का एक लहर है। और ये लहर जितना तेज हो रहा है, जितना इसका जनसैलाब, जितना भाजपा की तरफ से समर्थन बढ़ रहे हैं, उसको देखकर टीएमसी अपना आपा खो रही है और उसके चलते ऐसे काम कर रहे हैं और जो डेमोक्रेसी में ना ही हो तो अच्छा है। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर आज प्रचार का थम जाएगा शोर। ऐसे में किस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि आखिरी पल में जितनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो स्टार कैंपेनर्स हैं इस वक्त जनता के बीच में हैं, तो क्या कुछ लाइनअप है? आज ममता बनर्जी भी जनता के बीच जा रही हैं, तो वहीं भाजपा के दिग्गज नेता भी हैं मैदान में। पहली चरण गुरुवार को है, उससे पहले आज 5 बजे तक प्रचार चलेगा। और इस चलते हुए आप अगर भाजपा की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह राज्य में आ चुके हैं, वो पहाड़ में पहली रैली कर चुके हैं और इसके बाद वो पश्चिम मिदनापुर में रैलीज करेंगे।
पहाड़ में जो रैलीज है वहां से गृह मंत्री अमित शाह ने जो मैसेज दिया है बंगाल की जनता को वो ये है कि टीएमसी के तरफ से एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर भाजपा आती है तो जो सामाजिक जो योजनाएं हैं जिनसे लाभ मिलती है, जैसे आप लक्ष्मी भंडार कह लीजिए और ऐसे सारी काफी 2 या 3 योजनाएं हैं जिससे लोगों को राहत मिलती है, वो सारी योजनाएं बंद हो जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ होगा नहीं, उल्टा लक्ष्मी भंडार में दिया जा रहा है 1,500, उसमें 3,000 दिया जाएगा। युवा साथी में 1,500 दिया जा रहा है, उसमें भी 3,000 की बढ़त मिलेगी। यानी भाजपा का मतलब है बढ़त, बी फॉर बीजेपी, बी फॉर बढ़त, ये प्रचार भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का जो रैलीज है वो लगातार चुनाव आयोग के ऊपर हमलावर है, जैसे वो शुरू से थी। और अभी पोलिंग डे को लेकर वो काफी सारे आशंकाएं जताती है। कभी कहती है कि सेंट्रल फोर्सेस ईवीएम लूट कर ले जाएगी, इसलिए आप जब काउंटिंग डे में मतलब अपने वर्कर्स को कह रही है कि आप अगर जब पोलिंग डे पे जाओ या फिर काउंटिंग में जाओ, वहां का पानी तक नहीं पीना। मतलब वो ये आशंका जताती है कि पानी में भी कुछ मिला सकती है। और साथ ही साथ वो हर एक कदम पर, चाहे वो हेलीकॉप्टर से किसी जिले से कलकत्ता आ रही है, कल जैसे उन्होंने बेलेघाट आया था, बीरभूम से बेलेघाट तक एक रैली था, तो हेलीकॉप्टर से आई तो उनको 30 मिनट हेलीकॉप्टर में उनकी सेफ्टी के लिए उनको रोका गया। तो उनका कहना यह हुआ कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज में भी भर भर के बीजेपी ने लोग भर दिया है, उनका जानबूझकर उनका 30 मिनट डिले किया जा रहा है। तो और तीसरी बात यह है कि जो चुनाव आयोग, आप जानती है कि हर बार चुनाव के वक्त हर एक स्टेट में प्रिवेंशन अरेस्ट का एक मेजर चुनाव आयोग की तरफ से लिया जा सकता है कि जो हिस्ट्री शीटर्स है, जो नॉन क्रिमिनल्स हैं, जिनके खिलाफ नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट्स हैं, उनके खिलाफ चुनाव आयोग कहता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जब चुनाव आयोग के पास एडमिनिस्ट्रेशन आता है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि पोल डे के दिन कोई हिंसा ना घटे, ये सारे जो लोग हैं कहीं अड़चने ना पैदा करे। लेकिन इसको चलते भी टीएमसी भी इसको अभी मुद्दा बना चुकी है और टीएमसी भी कह रही है कि असल में अगले 150 घंटे में काफी सारे लोगों को अरेस्ट किया जाएगा टीएमसी का, उसमें टीएमसी का एजेंट भी है। और इसलिए सीएम ममता बनर्जी कहने लगी है कि आप ऑल्टरनेटिव एजेंट्स तैयार करो, हमारे सारे एजेंट्स तो साफ तौर पर वो बौखलाहट जो है वो नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर जो दबदबा, जिस तरह का शब्द आपने इस्तेमाल किया, दबदबा, और ये डर का जो माहौल है, ऐसे में वोटिंग के लिए आखिरी मोमेंट पे जो तैयारियां यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से हैं वो किस तरह से हैं? कैसे गुरुवार की जो वोटिंग कराई जाएगी, आज प्रचार थम जाएगा, कल डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी, घर घर जाएंगे, ऐसे में किस तरह से इस वक्त बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने कि एकदम निष्पक्ष हिंसा मुक्त चुनाव पश्चिम बंगाल में कराया जाए? देखिए, कल से साइलेंस पीरियड शुरू हो रहा है पोल डे के तरफ, पहली चरण में जहां 152 सीट में है। इस साइलेंस पीरियड में चुनाव आयोग के तरफ से गणतंत्र का डंडा वो लेके खड़े हैं और उनका कहना है कि जो बच्चे शोर कर रहे हैं चुपचाप रहे, क्योंकि इस बार डंडा चलने वाला है। और इसी के चलते जो डेमोक्रेसी का डंडा, चुनाव आयोग का जो डंडा है वो चलने वाला है। और इसी के चलते चुनाव आयोग ने बाइक रैलीज पे रोक लगा दिए है। यानी बाइक, आप यहाँ पे एक क्वाइनेज ही है, चुनाव में यूज होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं कि बाइक वाहिनी, इसका मतलब है बाइक पे सवार आते हैं गुंड्स और आकर मुंह पर गमछा बंधे हुए, मुंह पर कपड़ा बंधे हुए, हाथों में डंडा या फिर हॉकी स्टिक होता है या फिर कोई आर्म्स होता है, बम होता है, बमबारी करके बाइक से वो निकल जाते हैं। तो इसी काम के लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई भी बाइक रैलीज जो है वो नहीं होगा। शाम के 6 बजे से सुबह की 6 बजे तक जो बाइक लेकर युवा या फिर कोई निकलते हैं तो उनको अपना कॉज दिखाना पड़ेगा कि वो क्यों निकले हैं। नाका चेकिंग होगा कि बाइक में क्यों निकले हैं। अगर फैमिली कॉज से निकलते हैं तो उसमें राहत है, हेल्थ इमरजेंसी में राहत है। जो फूड बेस्ड एप्स है वो उनके लिए ये राहत दिया गया है कि आप काम कर सकते हैं बाइक में, लेकिन एक निगरानी चलेगी कि बाइक को इस्तेमाल करके कहीं ना हो। और दूसरी तरफ सीएपीएफ को बाइक दिया गया है ताकि हर वो गली और नुक्कड़ जहां पर गाड़ी नहीं जाएगी, सीएपीएफ की जीप नहीं पहुंचेगी, वहां बाइक पे चढ़कर सीएपीएफ पहुंचेंगे, हाथों में
लॉ एंड ऑर्डर का डंडा लिए। जया जी। बिल्कुल, तो हर चुनौती के लिए तैयार है यहाँ पर चुनाव आयोग। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ दत्ता फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। आज चुनाव प्रचार थमेगा और कल से साइलेंस पीरियड शुरू होगा। ऐसे में देखना है कि किस तरह से इस बार टीएमसी जो तमाम चुनौतियों के साथ यहाँ पर मैदान में है वो आर्या पार की लड़ाई में आगे बढ़ पाती है। बात करेंगे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में 4023 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के बीच है। कई सीटों पर अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के त्रिकोणीय मुकाबले में है। इस चुनाव में 5.73 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। मतदान को बढ़ावा देने और 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने राज्य भर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद सभी तरह की सार्वजनिक रैलियां और राजनीतिक प्रचार प्रतिबंधित होंगे। तो तमिलनाडु में भी थमेगा चुनावी शोर और तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने कहा कि निगरानी टीमों ने अब तक राज्य भर में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, सोना चांदी की वस्तुएं, उपहार सामग्री, शराब और मादक पदार्थ जब्त किए हैं। राज्य में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि 20 अप्रैल तक राज्य के विभिन्न स्थानों से कुल 169.85 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में तैनात निगरानी दल 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अधिकारियों ने 650.87 करोड़ रुपए मूल्य की सोने और चांदी की वस्तुएं सहित कीमती धातुओं को जब्त किया गया है। इसी प्रकार 306.34 करोड़ रुपए मूल्य के उपहार और मुफ्त वस्तुएं जब्त की गई हैं। साथ ही 82.73 करोड़ रुपए मूल्य की मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 2.95 करोड़ रुपए मूल्य की शराब जब्त की गई है। कुल मिलाकर 1200 करोड़ से ऊपर का ये आंकड़ा है और इसकी संपत्ति है जो जब्त की गई है। पटनायक ने बताया कि जब्त की गई कुल राशि में से लगभग 495 करोड़ रुपए वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर लौटा दी गई है। तो तमिलनाडु चुनाव में आचार संहिता के तहत बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। निशांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ निशांत का रुख करते हैं। यहाँ पे निशांत, इतनी बड़ी संख्या में धन, सोना, चांदी, शराब की जब्ती हुई है, किस तरह से देख रहे हैं इस बार भी हमेशा की तरह जो धन बल का इस्तेमाल, जो फ्रीबीज का इस्तेमाल तमिलनाडु के चुनावों में होता था वो इस बार भी हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का जब डंडा चल रहा है ऐसे में खलबली मची है। क्या कुछ है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात? देखिए, चुनाव आयोग तमिलनाडु में शुरुआत से सख्त नज़र आ रहा है। डीजीपी के ट्रांसफ़र से लेके चेन्नई के कमिश्नर के ट्रांसफ़र से लेके इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफ़र से लेके चुनाव आयोग ने समय समय पर सख्ती के संदेश दिए हैं और 1200 करोड़ की से अधिक की नकदी, सोना, चांदी को जब्त करना ये दिखलाता है कि चुनाव में जो धन बल के माध्यम से इसको परिवर्तन कराना चाहते थे उन लोगों पे कड़ी लगाम लगाई जाए और वो लोग उनके इन तमाम चीज़ों को जब्त किया गया है। और इसके अलावा अगर कहा जाए कि तमिलनाडु इस समय हॉट केक के रूप में बना हुआ है। आज ही यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि एनडीए फुल मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाने जा रही है। और अगर बात करें नारी वंदन अधिनियम को लेकर उन्होंने बात कही कि जब अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रबाबू नायडू ने बात कही कि जब अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सरकार में नारी वंदन अधिनियम जो महिला आरक्षण लेकर आ रहे थे उस समय तो उसको कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको नारी वंदन अधिनियम के नाम से ला रहे थे तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया, डीएमके ने इसका विरोध किया। और दूसरी अहम चीज उन्होंने लैंग्वेज पर लेकर कही कि उन्होंने कहा कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयाली बोलता है, कोई तमिल बोलता है, लेकिन आखिरकार हम सब भारत माँ के बेटे हैं और लैंग्वेज को लेकर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जो खासकर डीएमके ने इस पूरे चुनाव में एक मुद्दा बनाया हुआ था लैंग्वेज को लेकर, खासकर न्यू एजुकेशन
पॉलिसी को लेकर उस पर चंद्रबाबू नायडू ने ये कटाक्ष किया है। और एक कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इस दौर में जनता किसकी सुनेगी ये 4 मई को तय होगा। बिल्कुल, जनता ऐसे में उसकी सुनेगी निशांत जो उनके मुद्दों को सुनेगा। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा छाए हुए हैं और जो मुख्य मुकाबला इस वक्त नजर आ रहा है डीएमके और एआईडीएमके में, उसके बीच में ये विजय किस तरह से बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, विजय का पूरा समीकरण जैन जी पर निर्भर करता है। उनकी रैलियों में भीड़ आई, उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन जैसी भीड़ उन्होंने अपनी रैलियों में जुटाई, अपने रोड शो में एक बड़ी भीड़ जुटाई। जो भी देशव्यापी स्टार प्रचारक हैं लगभग उस संख्या में, खासकर युवा मतदाता बड़ी संख्या में विजय की रैली में नजर आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग रैली में नजर आए, जो लोग विजय के स्टारडम से प्रभावित थे, क्या वो विजय को वोट करेंगे? अगर वो ऐसा करते हैं और इस तरीके का समीकरण बनता है तो जाहिर सी बात है कि डीएमके, एआईएडीएमके दोनों को चिंता करनी पड़ेगी कि आखिर तमिलनाडु की सियासत किस तरफ जाएगी। और विजय एक तरीके से द्रविड़ पॉलिटिक्स, क्योंकि डीएमके की भी यही पॉलिटिक्स रही है, एआईडीएमके की भी यही पॉलिटिक्स रही है, तो द्रविड़ पॉलिटिक्स को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं, जनरेशन चेंज की बात कर रहे हैं और विजय की बातों से वोटर्स कितना प्रभावित होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसमें एक बीजेपी चूंकि एआईएडीएमके की तरफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी करिश्मा कुछ इसी तरीके से धरातल पर नजर आ रहा था। चाहे उन्होंने अगर बात की जाए कोयम्बटूर में रैली की थी या फिर नागरकोइली में रोड शो किया था, और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो युवाओं को लेकर खासकर उसका भी असर ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में युवा मतदाता विजय और बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या वो पोलिंग बूथ तक जाएंगे, पोलिंग बूथ जाकर वो क्या वहां पर वोट करेंगे। और खासकर डीएमके की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ महिला सुरक्षा एक बड़ा मसला रहा है यहाँ पर। तो क्या डीएमके जो अपने काम काज के माध्यम से जनता को पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रही है और दिल्ली बनाम तमिलनाडु की लड़ाई बात कर रही है, तमिलनाडु की अस्मिता की बात कर रही है, जनता को आखिर वो किस तरीके से समझा पाएगी? बिल्कुल, तो इन आरोपों और वादों के बीच में क्या कुछ जनता का मूड रहता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और ये थी चुनावी राज्यों से जुड़ी फिलहाल खबरें एमबीटी प्राइम में। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मिड डे प्राइम में। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष द्वारा संसद महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के विरोध में जन आक्रोश महिला पदयात्रा में शामिल हुए। ये पदयात्रा लखनऊ में सीएम आवास से यूपी विधानसभा तक निकाली गई। यात्रा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत कई लोग शामिल हुए। तो लखनऊ में निकली जन आक्रोश महिला पदयात्रा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पारित नहीं हो पाया विपक्ष के विरोध के चलते, जिसकी वजह से आज देश भर में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों
कि महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। जन आक्रोश महिला पदयात्रा में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा के सफाई की आखिरी घंटी बज गई है। महिलाओं ने जता दिया है कि वो अपना हक लेकर रहेंगी। आधी आबादी के कोप से इनको कोई बचा नहीं सकता। देश की 50% जो महिलाएं हैं उनका श्राप लगेगा और सपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी भस्म होंगे उसमें। और 2027 में यूपी में तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो अपनी पत्नी को सांसद तो बनवा लिए श्री अखिलेश यादव जी, बाकी महिलाएं सांसद नहीं बन सकती, विधायक नहीं बन सकती। उसका समर्थन न करके उन्होंने अपराध किया है। और श्री राहुल गांधी जिन्होंने अपनी मां को सांसद बनाया, अपनी बहन को सांसद बनाया, लेकिन संसद में खड़े होकर के विरोध करके जिस तरह से महिलाओं का अनादर किया, अपमान किया, उनके सम्मान से खिलवाड़ किया, इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। तो बिल्कुल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष पर इस वक्त जिस तरह से तांज कसा कि कैसे उन्हें सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को ही आगे बढ़ाया है। सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ का। इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त सीधे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कि इस वक्त जो ये पदयात्रा निकाली गई विकास, किस तरह से आप देखते हैं कि जन नारी शक्ति वंदन अधिनियम आधी आबादी को नाराज साफ तौर पर यहाँ पर विपक्ष की जो दोहरी मानसिकता है वो निकल कर यहाँ पर आई और सपा ने भी इस बात को खूब बनाया, संसद में खूब बयानबाजी की। लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड जीरो पर, किस तरह से इस वक्त महिलाओं का आक्रोश टूटकर निकल रहा है? देखिए जया, 17 तारीख की शाम को जो घटना हुई लोकसभा में, उसके बाद उस चीज का दुख महिलाओं को था यहाँ पर, और वही दुख आक्रोश के रूप में आज राजधानी लखनऊ में दिखा, जब हजारों महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होकर आक्रोशित हुई और एक पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा सीएम आवास से लेकर विधानसभा तक गई और इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता तो थे ही थे, पूरा एनडीए एकजुट था। और साथ साथ जो तमाम सारी महिलाएं यहाँ पर, आम महिलाएं आई हुई थी, उनके चेहरे पर आक्रोश दिख रहा था। जो दुख था वो कहीं ना कहीं इस बात को मान रही थी कि कहीं ना कहीं महिला के साथ अन्याय हुआ है, जो अधिकार उनको मिलने चाहिए उनसे उनको दूर कर दिया गया है। चूंकि उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के लिए काम किया, तमाम सारी नीतियां जो बनाई गई उसमें केंद्र महिला ही रही। महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के स्वावलंबन से जोड़कर तमाम सारी योजनाएं यहाँ पर धरातल पे उतारी गई। चाहे वो शौचालय से जुड़ी योजना हो जो महिलाओं के सम्मान का प्रतीक थी, इसके साथ साथ महिलाओं के लिए घरौनी की योजना हो, तमाम सारी जो भी योजना बनाई गई हैं तमाम सारी केंद्र सरकार की, मुद्रा योजना हो, स्वनिधि योजना हो, इन तमाम सारी योजनाओं से जोड़कर महिलाओं को स्वावलंबी बनाया गया। और प्रदेश में कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा का वातावरण देने के लिए तमाम सारी बीट्स, पुलिस बीट्स पे महिलाओं की 20% तैनाती की गई। तो हर चीज महिलाओं के लिए जब की जा रही है, हर योजना महिलाओं को आगे रखकर केंद्र बिंदु बनाकर की जा रही है, तो एक सबसे बड़ी चीज होती है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। लोकसभा और विधानसभा में जब 33% महिलाओं का जो अपना अधिकार है वह उनको मिलना चाहिए, उस पर जिस तरीके से छलावा किया गया लोकसभा में, उसके बावजूद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे आश्वासन के साथ कहा कि किसी भी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यह बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, यह समाज में आधी आबादी के अधिकार की बात है, उसको आगे बढ़ाने की बात है, उसके हक की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी जो रुख रहा है इन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उसके प्रति तमाम सारी महिलाओं में जो नाराजगी है वह बिल्कुल दूर तलक जाएगी और कहीं ना कहीं इसका असर दिखेगा आने वाले समय में, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी समस्याएं, उनकी जरूरत उन्हीं के लोग सुन सकते हैं। और खासतौर से एक महिला अपना दर्द बताने के लिए महिला अधिकारी रहती है तो ज्यादा आसानी से कह सकती है। उसी प्रकार से अगर राजनेताओं की संख्या महिलाओं की ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं राजनीति में, संसद में, विधानसभाओं में वो मुद्दे उठाए जाएंगे जो उनसे अपने जुड़े होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का जो हक मारने की कोशिश की गई है जिन राजनीतिक दलों के खिलाफ, उनके प्रति आज राजधानी लखनऊ की सड़कों पर हजारों महिलाओं ने आक्रोशित होकर गुस्सा दिखाया। जी जया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो नारी शक्ति का जोरदार प्रदर्शन
यहां पर लखनऊ में देखा गया, जहां पर निकली जन आक्रोश महिला पदयात्रा और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें हिस्सा लिया। बहुत शुक्रिया विकास, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर हम बात करें कि किस तरह से जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, यहाँ पर संसद में वो पारित नहीं हो पाया विपक्ष के विरोध के चलते। यहाँ पर महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के बाद राजनीतिक सशक्तिकरण की जब बारी आई तो विपक्ष ने पूरी तरह से फेल कर दिया महिलाओं के भरोसे को। आज बात करें तो आज पूरे देश में 18वां सिविल सेवा दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। 1947 में इसी दिन तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को भारत का इस्पात स्तंभ बताया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का सूत्रधार बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने सेवा और एकता की भावना से राष्ट्र को एकजुट किया। We all know planning can be done at Delhi, but the fruitful result in the remote village can come only when it is getting implemented in its real sense. That is where the civil service is predominantly playing the role. It has been 79 years since Sardar Vallabhbhai Patel ji, the first Home Minister of independent India, addressed the probationers of the administrative services in Delhi. In that address, Sriman Sardar Patel ji had referred to the civil servants as the steel frame of India. That means we are the real protectors of the interest of the people. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, जब भारत नई आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है तब सिविल सेवकों की सत्यनिष्ठा और समावेशिता को बढ़ावा देने और राज्य एवं उसके नागरिकों के बीच भरोसा मजबूत करने में अहम होगी। उन्होंने सिविल सेवकों से सार्वजनिक सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और अधिक न्याय संगत और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में सार्थक योगदान की अपील की। We have miles to go, yes. We should not get satisfied what we have achieved, but we have to remember what we have achieved to keep ourselves moving forward. To move forward with more energy, we have to think about our achievements, but we should not get stopped there or we should not become a stagnant force. It is a journey of development reaching the last mile. It is a vision of inclusive growth and development. I urge you all to continue the same level of commitment and integrity in implementing the government schemes so that the benefits truly reach those who need them the most. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये दृष्टिकोण वैश्विक मंच पर भारत की एक मजबूत छवि बनाने पर केंद्रित है। Prime Minister Shriman Narendra Modi ji's सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास and सबका प्रयास. This should not be a slogan alone. It should be felt by every citizen in its real sense. To name a few developments in this one decade, what we have achieved under the leadership of our Prime Minister Shriman Narendra Modi ji, nearly 25 crore people have come out of the poverty. This is not an easy task.
आदि शंकराचार्य जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आदि शंकराचार्य के गहन उपदेश और अद्वैत वेदांत का दर्शन आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। उन्होंने लिखा कि देश भर में आध्यात्मिक केंद्र स्थापित करने के आदि शंकराचार्य के प्रयास हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे, जहां उनके जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस से गर्मजोशी से स्वागत उनका किया गया। 21 से 23 अप्रैल के बीच होने वाली इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बैठक में सैन्य सहयोग, तकनीकी साझेदारी और रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये दौरा भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को और गहराई देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जर्मनी का 2 दिवसीय दौरा। और अब बात शांति वार्ता की, जिसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि युद्ध खत्म करने को लेकर दोनों देशों के बीच नई बातचीत होगी या नहीं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि 1 हफ्ता पहले शुरू हुई ये नाकेबंदी ईरान को पूरी तरह से तबाह कर रही है और अमेरिका इस संघर्ष में काफी आगे चल रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी संघर्ष विराम की अवधि बुधवार को खत्म होने वाली है, लेकिन इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि पाकिस्तान में शांति वार्ता का दूसरा दौर आगे बढ़ेगा या नहीं। बैठक की संभावना को देखते हुए पाकिस्तान की राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अभी तक वॉशिंगटन से रवाना नहीं हुए हैं, जबकि ईरान का कहना है कि उसने अभी ये तय नहीं किया है कि वह इसमें शामिल होगा या नहीं। जेडी वेंस दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार जब से नाकेबंदी शुरू हुई है, अमेरिकी सेना ने 27 जहाजों को वापस लौटने या किसी ईरानी बंदरगाह पर जाने का निर्देश दिया है। अमेरिका ने इस संघर्ष के दौरान पहली बार ईरान का झंडा लगे एक मालवाहक जहाज को भी रोका और जब्त कर लिया। इस जहाज ने रविवार को नाकेबंदी को पार करने की कोशिश की थी। सेंटकॉम द्वारा साझा किए गए वीडियो में कथित तौर पर यह दिखाया गया है कि जहाज पर सैनिकों के उतरने से पहले उसे चेतावनी दी गई थी। और ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गलीबफ ने कहा कि अमेरिका युद्ध में ईरान से आत्मसमर्पण चाहता है, लेकिन तेहरान इसके विपरीत मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी में है। गलीबफ ने आज तड़के एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हम धमकियों के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान से आत्मसमर्पण चाहता है, लेकिन तेहरान युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनके दामाद जेरेड कुशनर और दूत स्टीव विटकॉफ सोमवार को इस्लामाबाद जाएंगे, जहां पाकिस्तानी अधिकारी वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई, जिसके बाद वेंस का काफिला व्हाइट हाउस में देखा गया। ट्रंप ने कहा कि बुधवार को युद्ध विराम समाप्त हो रहा है और वे इसे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं। लगभग 2 महीने से जारी युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला देने वाले ऊर्जा संकट के और गहराने की आशंका है। इस बीच इजराइल और लेबनान ने कहा कि वे बृहस्पतिवार को वॉशिंगटन में अगले दौर की वार्ता करेंगे, जो दशकों में उनकी पहली सीधी राजनयिक वार्ता है। तो ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार है। यहां पर किस तरह से ट्रंप का जो ईरान को अल्टीमेटम है, उसको लेकर अभी क्या हलचल है? डील नहीं तो तबाही तय, सीज फायर
कल खत्म हो रहा है। ऐसे में ये सवाल बेहद अहम हो जाता है। अखिलेश सुमन का रुख करते हैं। अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहले खबर यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो शांति वार्ता को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है कि पाकिस्तान तैयारी में है, ईरान कह रहा है कि वो झुकेगा नहीं, अमेरिका कह रहा है कि अब तबाही के रास्ते उसे जाना होगा। ऐसे में इस वक्त जो स्थिति है, इसको किस तरह से हम देखें? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो स्थिति है ये असमंजस की स्थिति है और असमंजस दोनों तरफ से है, ईरान के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी। अमेरिका का जो बॉटम लाइन है वो है कि न्यूक्लियर जो प्रोसेस मटेरियल है ईरान को वो देना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बयान दिया है कि वो उसे निकालना बहुत मुश्किल काम है, काफ़ी कठिन काम है, तो उसमें वो ईरान का सहयोग चाहते हैं। दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि आपने जो घेराबंदी हमारी कर रखी है, नाकेबंदी चारों तरफ से, खास करके जो गल्फ ऑफ ओमान है और अरब सागर में, वो स्वीकार्य नहीं है। उसको बंद होने के, उसको वो खत्म होने के बाद ही हम कोई बातचीत करने को तैयार होंगे। अब इस स्थिति में देखिए दोनों तरफ से संकेतों का आदान प्रदान, संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। जो इस्लामाबाद के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में पूरी तैयारी है बातचीत कराने की और उनका डेलीगेशन आज शाम तक पहुंच सकता है। डेलीगेशन का एक हिस्सा कम से कम आज शाम तक पहुंच सकता है। लेकिन जो ईरान से खबरें आ रही है, ईरान से जो सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री या ईरान के जो स्पीकर है पार्लियामेंट के, वो अभी भी तेहरान में है। उधर जेडी वांस भी अभी भी वाशिंगटन डीसी में है। तो निश्चित तौर पे एक असमंजस की स्थिति है और एक वो चाह रहे हैं कि या तो डोनाल्ड ट्रंप एक कंसेशन दे कि हाँ जी हम अभी अपना हटा रहे हैं जो उनकी नाकेबंदी है, और उसके बाद जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान अपना जो उन्होंने रोक लगा रखी है वो हटा ले और उसके बाद कोई बातचीत शुरू हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बातचीत के अंतिम चरण तक मुझे लगता है कि अभी टाइम है, अभी दोनों के पास टाइम है और उस टाइम के मुताबिक हो सकता है कि अंत में एक स्थिति ऐसी बने। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अखिलेश, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल के जरिए धमकियों का, चेतावनियों का दौर जारी रख रहे हैं, ऐसे में तेहरान ने कहा है कि वो झुकने के लिए नहीं बल्कि नए पत्ते खोलने के लिए तैयार है। ऐसे में यहाँ पर तैयारी किसी और चीज की भी तेहरान साफ तौर पर कर रहा है। और एक बार अखिलेश, आपको ये रोकना चाहूंगी, अमित शाह इस वक्त एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं, उसकी तरफ रुख करते हैं। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, छिन्न मस्तिष्का माता मंदिर, ये सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। और सन 57 की बैरकपुर छावनी के संघर्ष में मंगल पांडे जी को अरेस्ट न कर फांसी पर चढ़ने वाले महान शहीद ईश्वरी प्रसाद जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, एक कुल्टी की भूमि ब्लास्ट फर्नेस की भूमि थी। पूरे भारत में यहीं से लोहा पूरे भारत में और दुनिया भर में जाता था। ममता बनर्जी के कुशासन ने एक कुल्टी की फर्नेसों को बंद करने का काम किया है, बंद करने का काम। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है हमारे प्रत्याशी को एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है, कोई भाजपा के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है, घुसपैठियों से मुक्त। कुल्टी वालों मुझे बताओ, बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी कहती है घुसपैठिए को बचा कर रहो। मैं आपको वादा कर जाता हूं, 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए। 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दीजिए। बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम
भारतीय जनता पार्टी। अभी मैं आया सिलीगुड़ी से, वहां माताएं बहनें कहती थी कि ममता के गुंडे परेशान करते हैं। कुल्टी वालों सुन लो, चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की व्यवस्था की है और ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले। 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। ममता के गुंडों की बंगाल की जनता के सामने कोई मजाल नहीं। भाइयों बहनों, सिंडिकेट से मुक्ति पाना है या नहीं पाना है? अरे दीदी लोग बोले जरा, पाना है या नहीं पाना है? ईंटा लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। सीमेंट लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। बल्ब लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। ट्यूबलाइट पंखा लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स लो। ये सारी सिंडिकेट को भाजपा सरकार बंगाल की खाड़ी में डालने का काम करेगी। आप चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, 4 मई के बाद आप एक बार बैलेट के मशीन पर कमल का निशान ढूंढिए, बटन दबाइए। 4 मई के बाद सारे माफियाओं को ढूंढने का काम भाजपा की सरकार करेगी। भाजपा की सरकार पूरे बंगाल में माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं है। ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद सालों तक संदेश खाली में घुसपैठिया बहनों के साथ अत्याचार करता रहा। एलजी कर, दुर्गापुर कॉलेज, कलकत्ता लॉ कॉलेज, कितनी जगह पर बहनों पर, माताओं पर, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। तो हम देख रहे थे अमित शाह को यहाँ पर कुल्टी, पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए। और आइए मिड डे प्राइम में अब रुख करेंगे खेल जगत का, और उससे जुड़ी खबरें जानने के लिए सीधे रुख करते हैं सुचित्रा का। शुक्रिया जया। और शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से जुड़ी खबर से। भारत के जूनियर निशानेबाज आज मिस्र के काहिरा में ISSF जूनियर निशानेबाजी वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। आज 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के महिला वर्ग में एशियाई जूनियर रिकॉर्डधारी शांभवी क्षीरसागर, अनुष्का थोकुर, मान्यता सिंह, अनीशा शर्मा, अनवी राठौर और पनाह बुगरा भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एयर पिस्टल में पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन शिव नरवाल 3 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वापसी कर रहे हैं। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में समीर गुलिया शामिल होंगे, जबकि स्कीट स्पर्धा में 5 पुरुष और 4 महिलाएं भाग लेंगी। इस वर्ल्ड कप में कुल 25 देशों के 284 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं और 71 सदस्यों वाला भारतीय दल सबसे बड़ा है। अब बात कर लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की। IPL में आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीम 6-6 अंकों के साथ बराबरी पर हैं। हालांकि बेहतर रन रेट के कारण हैदराबाद चौथे स्थान पर है। दिल्ली चौथी जीत की तलाश में है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने घर में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी। अब तक दोनों टीमों के बीच 26 मैच खेले गए हैं। इसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 और दिल्ली कैपिटल्स ने 11 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा जिसे दिल्ली ने जीता, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा था। बात कल खेले गए मुकाबले की। मुंबई इंडियंस ने IPL सीजन में लगातार 4 मैच हारने के बाद आखिरकार जीत हासिल की।
मुंबई की टीम ने गुजरात टाइटंस को 99 रन से हरा दिया। ये इस सीजन में किसी भी टीम की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात ने टॉस जीता और गेंदबाजी चुनी। मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 199 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 45 गेंद पर 101 रन बनाकर मुंबई को 199 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में गुजरात की टीम 100 रन पर ही ऑल आउट हो गई। मुंबई इंडियंस इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में 4 अंक के साथ 7वें नंबर पर पहुंच गई है। वहीं गुजरात हार के बाद 6ठे नंबर पर है। बात करते हैं फुटबॉल की। रियल मैड्रिड ने पेनल्टी शूटआउट में क्लब ब्रुगे को हराकर यूएफा यूथ लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। रियल मैड्रिड के लिए यह खिताब राहत की बात है क्योंकि उसकी सीनियर टीम चैंपियंस लीग से बाहर हो गई है। रियल मैड्रिड के गोलकीपर जेवियर नवारो ने पेनल्टी शूटआउट में अपनी टीम को 4-2 से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। रियल मैड्रिड ने दूसरी बार यह खिताब जीता है। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं जया के पास। बहुत शुक्रिया सुचित्रा इन खबरों को हमसे साझा करने के लिए। तो इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।